Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shubham Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज 31 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज के आर्टिकल क्योंकि आज संडे है तो हमारे पास कोई एडिटोरियल वगैरह तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे जो कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ नहीं भी ठीक है, लेकिन आज के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगे आज के आर्टिकल्स। चलो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अभी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर G20 की मीटिंग जो है वो हो रही है इस टाइम पर, ठीक है। तो G20 की जो मीटिंग है इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इटली में जो रोम है, रोम सिटी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी है तो ये जितने भी G20 के जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनसे मिलते हैं और इनसे तीन चार मुद्दों पर बातचीत करते हैं ताकि इकॉनमी को सुधारा जा सके। जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ना आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको G20 के बारे में बताता हूँ। G20 में कौन कौन सी जो है कंट्रीज़ कवर होती है। देखिए G7 के अंदर तो आपकी जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान आती है। G8 के अंदर रशिया। अब G8 नहीं रहा क्योंकि अब रशिया ने जब से क्रीमिया के अंदर यूक्रेन के क्रीमिया के अंदर अपना कब्जा किया है 2014 के अंदर, तब से G8 को हटा दिया गया है। और G20 के अंदर और भी कई कंट्रीज आती है, जैसे तुर्की हो गया, आपका यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये कुल 20 कंट्री हैं जिनके 20 के 20 प्रेसिडेंट आपस में मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर सिनेरियो कैसा होने वाला है। तो अभी जो G20 का सम्मेलन है वो अभी इस टाइम हो ही रही है, समझो। अब वैसे ख़त्म हो चुका होगा इस टाइम तो अब क्या हो रहा है, जैसे G20 का जो समिट हुआ था ग्लोबल, तो इसमें क्या हुआ, कुछ कुछ चीज़ों पर मेन मुद्दा उठाया गया। जैसे सबसे पहले कोविड-19 पेंडेमिक की बात की गई कि किस तरह से अगर मान लो थर्ड वेव आती है किसी भी कंट्री पे तो वो किस तरह से अपने पास काम करेंगी। इवन मोदी जी ने ये भी हाईलाइट किया अपनी उस स्पीच के अंदर कि जिस तरह से कोविड-19 पेंडेमिक आया, इंडिया ने कहीं ना कहीं जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया, जिसमें 150 कंट्री के अंदर उन्होंने कोविड की जो है सप्लाई की, एक्सपोर्ट किया। इवन साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला कि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे इकॉनमी जो रिकवरी मोड पर आ रही है तो इसको और किस तरह से हम फास्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इवन उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरह से अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हर्षवर्धन सिंगला हैं, इन्होंने क्या किया था, रोम के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। इवन इन्होंने ये तक बोला कि इंडिया के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो काफ़ी सुधरता जा रहा है। तो अगर आप में से कोई भी पर्सन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करिए। इंडिया उनको हर वो चीज़ देगी जिसके लिए वो अपने व्यापार को आसानी से कर सके। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 मीटिंग के अंदर पुश किया ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। दोस्तों मैंने आपको बताया था ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया जो कि 15% की दर से, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो टैक्स हेवन कंपनी में जाके अपना सेटअप ओपन कर लेती हैं ताकि टैक्सी चोरी को वो यहाँ पर कर सके। लेकिन अभी टैक्सी चोरी यहाँ पर नहीं हो पाएगी बिकॉज जो ग्लोबल टैक्स है, ग्लोबल मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है, GMAT यहाँ पर लगा दिया गया है, जिसके थ्रू अब कोई भी कंपनी कहीं भी जाकर अगर काम करेगी तो उसे मिनिमम 15% का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब कोई कंट्री ये नहीं बोल सकती, मान के चलो कोई कंट्री ये बोले कि हम अपने यहाँ पर इनकम टैक्स 0% रखेंगे, तो डेफिनेटली जहाँ से वो कंट्री जो कंपनी बनकर जा रही है वो कंट्री उस पर 15% का टैक्स लगा देगी। तो अल्टीमेटली 15% का टैक्स तो उसको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ होती हैं वो वैसा नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको लेकर बात बोली गई। और इवन मैंने ना अभी इनकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, आप खुद सर्च करना G20 करके, ठीक है। तो उस मीटिंग के अंदर जब मोदी जी बात कर रहे थे ना, तो मोदी जी मुझे ऐसा लग रहे थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं और हर बंदा उसे अपने साथ रखना चाहता हो। मतलब लोग उनके कंधे पे हाथ रखते हुए चलते हुए जा रहे थे। जैसे मैंने मैक्सिको के प्रेसिडेंट के साथ देखा, इस तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट को देखा जो मोदी के कंधे पे हाथ रखते हुए चलते जा रहे थे, जॉय बाइडन को देखा, इसी तरह से जर्मनी की है उनसे इनकी मुलाकात हुई, इवन हैंडशेक वगैरह भी किया, नमस्ते की। तो मतलब बहुत ऐसा लग रहा था जैसे कि क्लास का एक छोटा बच्चा नहीं होता जिसको हर कोई क्यूटनेस से भरा समझता है। कुछ ऐसी मोदी जी की झलक मुझे देखने के लिए मिला है। ऐसा मेरा प्रोस्पेक्टिव हो सकता है आपको ना लगे, बट मुझे ऐसा लगा। आप वो वीडियो डेफिनेटली देखना, आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि नो डाउट, देखो मैं मोदी जी की कोई बुराई उराई नहीं कर रहा, जहाँ होती है वहाँ डेफिनेटली करता भी हूँ, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अभी तक जितने भी लीडर्स हमारे इंडिया के अंदर बने उनमें मोदी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इसलिए खड़े होते हैं, रीज़न क्योंकि वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल लेवल पे अगर इंडिया का नाम रोशन किया है तो वो मोदी जी ने नहीं किया। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा इंदिरा गांधी ने नहीं किया, किया होगा लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं किया जितने बड़े लेवल पे मोदी जी ने इंडिया को दिखाया। वरना मैं बात कर रहा हूँ आज से बहुत साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उन दिनों पर जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर इनको बुलाया भी नहीं जाता था। लेकिन आज में इंडिया इस तरह से हो चुका है कि अगर बड़ी बड़ी कंट्रीज आएंगी तो डेफिनेटली इंडिया भी उसके अंदर आएगी ही आएगी। और इंडिया का जितना ज़्यादा नाम होगा लोगों को नज़रों में इंडिया उतनी ज़्यादा चढ़ेगी, उतनी ज़्यादा इंडिया का जो व्यापार है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग चाहेंगे कि हम इंडिया में जाके अपना सेटअप लगाएं। तो इससे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी,
पड़ेगी। तो आप चीज़ों को ना थोड़ा मोल्ड करके पढ़ा करो, एक नज़रिए से ना सोचो, उसे एक साइकिल के पहिए की तरह पढ़ो, तो आपको समझ आए कि एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं मनरेगा को लेकर। महात्मा गांधी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दोस्तों आपको पता ही होगा, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, इसके अंदर 100 दिन का रोजगार गारंटेड प्रोवाइड करवाया जाता है उन लोगों को जिनको कोई स्किल्ड नहीं होती, बट यहाँ पर उनको थोड़ी स्किल्ड वगैरह सिखा के उनसे काम करवाया था। 100 दिन की उनको वेजेस दी जाती है। अभी हमारे यहाँ पर कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी लिमिट को एग्जॉस्ट कर दिया। एग्जॉस्ट का मतलब उन्होंने पूरी लिमिट, पूरा पैसा खर्च कर दिया है, तो फंड की थोड़ी कमी पड़ गई थी। लेकिन आज ही गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम 8,686 मतलब 86 करोड़ रुपीज़ और इसके अंदर डालेंगे, ताकि इस स्कीम को और भी बड़े स्तर पर जो है वो लॉन्च किया जा सके। अभी तक क्या था, इनके अंदर अराउंड 1,11,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए थे। अब वो लिमिट पूरी एग्जॉस्ट हो गई थी, मतलब वो पैसे खत्म हो गए थे, क्योंकि हमने सब लोगों को रोजगार दिया, सब लोगों को सैलरी बांट दिया, वेजेस बांट दिए। लेकिन अब इसमें दोबारा से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं 8686 करोड़ रुपीज़। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप ना, अभी तक जितने भी हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बने हैं उनके अंदर ये जो प्रोग्राम है ना, मनरेगा प्रोग्राम, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो रियलिटी के अंदर, हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, ऐसे एक होता है ऑन पेपर, एक होता है ग्राउंड रियलिटी। डेफिनेटली ग्राउंड रियलिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, इससे डेफिनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार देखने के लिए मिला है। ठीक है, मनरेगा की फुल फॉर्म याद कर लो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब आप मुझे बताना है ये स्कीम जो है वो किस साल लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब भले ही आप गोल करके बताओ, बट इसी बहाने कम से कम देखोगे तो सही कि हाँ भाई क्या था क्या नहीं था। ठीक है, चलिए इसका यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है एनआईए टू कॉन्टैक्ट ईरान ओवर ड्रग हेस्ट। अब एक बार बताऊँ, एनआईए को लेकर अभी आप आर्यन खान वाला केस हुआ था, उसमें भी आपने एनआईए के बारे में सुना था, इवन ये फिर सुन रहे हो। आप जानते हैं जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी का कैप्चर आया, तब से स्मगलिंग वगैरह की जो केसेस हैं, जो ड्रग्स स्मगलिंग, हीरोइन, चरस, गांजा, इन सब की स्मगलिंग बहुत बड़े लेवल पे होने लगी। इवन आपको पता होगा गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है, उसके ऊपर 3,000 किलो हीरोइन पकड़ी गई थी, जिसकी अगर हम इंटरनेशनल वैल्यूएशन करें तो अराउंड 20,000 करोड़ की वो वैल्यू थी। 20,000 करोड़ की वैल्यू का हीरोइन पकड़ा गया, और ये एक नहीं बल्कि कई सारे हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते जो है कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो इनको लेकर एनआईए अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी। बेसिकली एनआईए जो है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, बट एक बार फिर से बात कर लेते हैं। एनआईए एक ऐसी एजेंसी है जो कि देश की सॉवरेनिटी, देश के ऊपर खतरा, इस टाइप की कभी भी कोई आंचना आएगी तो एनआईए उस पर क्या करेगा, एक्शन लेगा। एनआईए को बनाया गया था 2008 के अंदर। हमारे यहाँ पर मुंबई कांड हुआ था ना, इसमें वो कसाब वगैरह आए थे, तब हमें ऐसा फील हुआ कि हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि आतंकवाद को लड़ने के लिए, देश की सिक्योरिटी को लेकर, देश की सॉवरेनिटी को लेकर उसको बचाए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तब हमने एनआईए का गठन किया। तो एनआईए क्या होता है, बेसिकली ऐसे चरस, गांजा, इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, जो टेररिस्ट वगैरह की एक्टिविटीज होती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाया गया। तो अब एनआईए जो है वो जो 3,000 किलो हीरोइन को सीज किया गया, उसको लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, जो कि मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी थी गुजरात के। अब उसको लेकर ये बताया जाएगा, ये हमें तो पता ही है अफगानिस्तान से है, बट ये अफगानिस्तान के किस रीजन से, किस व्यक्ति के द्वारा है, अभी हम इस पर पूरी अपनी छानबीन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी लोकल लेवल न्यूज़ है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली मॉडल की अगर हम बात करें तो नो डाउट आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज की, इवन बहुत पॉजिटिव वे के अंदर चेंज किया। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है दिल्ली के अंदर कितना ज़्यादा विकास हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो। देखो अभी भी 100% तो नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% है, लेकिन जहाँ पहले 40% था वो बढ़कर कम से कम 80-90% तो हो ही गया है। ठीक है, 100% तो नहीं हुआ है, बट हाँ बहुत लेवल तक अभी बढ़ गया है। तो उसी मॉडल को अब ये यूपी के इलेक्शन में यूज़ करने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के डेवलपमेंट पर इतना पैसा खर्च किया, दिल्ली में डेवलपमेंट किए, दिल्ली के अंदर लोगों को बताया कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी अच्छे। इवन मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट 11th क्लास 12th क्लास के मुझसे पढ़ते हैं, उन लोगों ने इस लॉकडाउन के अंदर, पहली बात तो उनके पास पैसा भी नहीं था इसलिए भी, और दूसरा उनको लगता है कि हम इतनी फीस देके प्राइवेट में पढ़ेंगे, उससे कम फीस में उससे ज़्यादा फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट में मिले, तो हम क्यों ना गवर्नमेंट में अपने आप का कर लें एडमिशन। तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो गवर्नमेंट स्कूल का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है दिल्ली के स्कूलों के अंदर। तो यही सेम मॉडल अब वो यूपी के अंदर अपनाना चाहते हैं, ताकि वो अपना इलेक्शन भी जिस तरह से डेवलपमेंट दिल्ली में किया, सेम डेवलपमेंट पाथ वो अपने यूपी के अंदर भी कर पाए। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बाद ये भी कुछ नहीं है, मतलब आपके मतलब मेन चीज़ वो नहीं है जो मतलब आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी हो। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये सारे आपके वैसी एडवर्टाइजमेंट टाइप की चीज़ है, मुझे लगता है अब सीधा हमें जंप करना पड़ेगा इधर। अच्छा, यहाँ पर बात करिए मलापेरम को लेकर। आपको पता है केरला के अंदर ये डैम है जो कि तमिलनाडु जो है इसको ऑपरेट करता है।
इस डैम के अंदर फिर से पानी को रिलीज़ कर दिया गया है। पहले तो इसका जो अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट पर आ गया था, यानी इसका जो पानी का स्तर है वो बढ़ने लगा था। बट अभी क्या हुआ, तमिलनाडु ने क्या किया, वहाँ से वाटर को डिस्चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से मलापुरम जो डैम है इसकी जो डेंसिटी या कह लो जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से जो निचले गाँव है उनके अंदर बाढ़ जैसी समस्या देखने के लिए मिल रही है। अभी तक इस बात को लेकर कोई निपटारा नहीं हो पाया है, क्योंकि देखो अंग्रेजों के टाइम से है, वैसे ही डैम है केरला के अंदर। तो आपको लगता होगा केरला की गवर्नमेंट को संभालना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तमिलनाडु के अंडरटेकिंग में आता है, क्योंकि संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तमिलनाडु की है। ये अंग्रेजों ने ये चीज़ें दी थी और हमने उसी चीज़ को बनाए रखा, इस वजह से तमिलनाडु इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो ये छोटी सी न्यूज़ थी, आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। इसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो मुझे आपको बताना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात चलिए, चाइनीज़ बिल्डअप इन RALP अ मैटर कंसर्न। अच्छा, आप जानते हैं कि चाइना ने अभी क्या किया हुआ है, अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है अरुणाचल प्रदेश वाला इलाके के अंदर। जैसे भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उस जगह जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे ये लोग दबा के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं। इवन ये तक ये कहा जा रहा है कि एक वहाँ पर गांव बसाना चाहता है और उसी गांव के अंदर वो अपनी मिलिट्री कुप्स वगैरह को भी डिप्लॉय कर देंगे। देखो क्या होता है ना, बॉर्डर इलाके पे अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत होता है कि कल को सामने वाली पार्टी जो डेवलपमेंट कर रही है वो आपसे युद्ध करते टाइम के लिए प्रिपेयर हो रही है, कि कल को युद्ध होगा तो आर्मी को कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे उस आर्मी को रखा जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर। तो हमें हमारे भारत को इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज़ से है कि जब हम सेम चीज़ की डेवलपमेंट करते हैं बॉर्डर इलाके पे, तो चाइनीज़ हमारे उस चीज़ को क्यों गिरा देता है, क्यों चाइनीज़ घुसपैठियाँ जो है घुस बैठक करने लग जाता है इंडिया के अंदर, जब वो खुद कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं, आप कर लो, लेकिन जब हम सेम काम करते हैं तो वो हमसे क्यों छुड़ जाता है। अभी ये इन लोगों का ये भी कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके के अंदर ये LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला इलाका है उसके अंदर ये घुसपैठ करना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को ये अपना बताते हैं। अब मतलब इन्हें कोई नहीं दिखा तो अब इन्हें अरुणाचल प्रदेश दिख गया, मतलब कुल मिला के कब्जा करने की कोशिश करे। इन्होंने अपनी क्या करी, आर्मी की स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ये फोकस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर कि किस तरह से जो कार है ये हमारे यहाँ पर जो समुद्र से तकरीबन 15,700 फीट की ऊंचाई पर, यानी जो बेस लेवल होता है ना वो समुद्र से नापा जाता है, तो इतनी ऊंचाई पर देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वहाँ की चाइनीज़ पुलिस जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, RALP की जो फुल फॉर्म है वो याद कर लो, रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये देखिए, अभी नरेंद्र मोदी की G20 में मीटिंग हुई थी सिंगापुर में, तो ये जो है उनके साथ इन्होंने फोटोग्राफ, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ देखो किस तरह से फोटोग्राफ क्लिक करवाई है। मतलब कुल मिला के अभी G20 में ना इंडिया धमाल मचा रहा है, हर किसी के साथ बहुत अच्छी बातचीत कर रहा है, और आने वाले समय के अंदर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी जो है सुधरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद और अगर हम आगे चले यहाँ पर, तो फिलहाल अभी ऐसी कोई भी यहाँ पर न्यूज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा है, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू विजिट इंडिया ऑन नवंबर 22 नवंबर को US के जो रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये इंडिया आएंगे विजिट के लिए। बेसिकली इंडिया विजिट के लिए क्यों आएंगे, क्योंकि इनकी विजिट का मतलब ये नहीं होता ये इंडिया घूमने आ रहे हैं, बल्कि ये इंडिया से बातचीत करने आ रहे हैं कि किस तरह से फ्यूचर सिनेरियो के अंदर इंडिया और US की जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप हो पाए। अभी क्या था, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, जैसे हम कोई माल भेजते थे ना तो ये उस पर क्या लगाने लगे थे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने लगे थे, जिसके से हमारा माल महंगा हो जाता था, और इंटरनेशनल पे माल महंगा होने की वजह से हमारी डिमांड कम हो जाती थी, तो हमारा माल कम बिकता था। लेकिन जो बाइडन की जब से आए तब से इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो भी हमारे ट्रेड रिलेशन है हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, और इस टाइप का जो सेंक्शन इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया था वो हम रिलीज़ करेंगे। और इंडिया से अगर कोई माल आता है तो जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेते ना, वैसे हम इनसे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन उसको लेकर पहले पूरी पुख्ता बातचीत की जाएगी कि कौन कौन से आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट वगैरह किए जाते हैं, फ्यूचर सिनेरियो क्या रहेगा, फ्यूचर के प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स क्या है, इन सब आधार पर यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी। इस वजह से US के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो 22 नवंबर को इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और हम यहाँ पर चलें तो फिलहाल ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, एबॉर्शन रूल टू 8 माइनर्स। अब क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि अगर आप एबॉर्शन के लिए जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर आपका एबॉर्शन करेगा नहीं, मतलब इलीगल है एबॉर्शन करना। एक तरह से कहा जाता है कि एबॉर्शन का मतलब क्या है, आप एक बेबी को मार रहे हो जीते जी, उसके पैदा होने से पहले उसको मार रहे हो। तो एबॉर्शन को लेकर नए रूल्स वगैरह बने यहाँ पर। तो रूल्स क्या बने, जैसे कि मान के चलो कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, या माइनर गर्ल है, अब उसके साथ रेप केस हुआ है, तो रेप केस के अंदर क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेबी हो रेप वाला, तो वो कभी नहीं चाहेगी। तो इसके अंदर जो पहले रेस्ट्रिक्शन थी ना, जो 20 वीक की थी, वो बढ़ा के यहाँ पर 26 वीक कर दी, 24 वीक कर दी गई है। पहले ये था
कि जब उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसके 20 हफ्ते के अंदर, 20 वीक के अंदर वो एबॉर्शन करा सकती है। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के जो है वो 24 वीक कर दिया गया, ताकि उसे पूरा सोचने समझने का टाइम यहाँ पर दिया जाए। ऐसा नहीं कि एबॉर्शन के केस में आप कभी भी चले जाओ आपका हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। बेसिकली देखा जाता है कि केस क्या क्या यहाँ पर हो रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर कई सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जैसे पॉस्को एक्ट है, तो पॉस्को एक्ट जो है बेसिकली आपको पता होगा, जो चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं उनके साथ जो हरासमेंट वगैरह होती है, सेक्सुअल अफॉन्स वगैरह होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और ये जो माइनर वाला है ये भी उसी के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, जो पॉस्को एक्ट है वो बार बार इनके ऊपर लग जाता है और ये काम को सही तरीके से करने नहीं देता। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ये बोला है कि अगर हमने अपने पास जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल बनाए हैं, इसको जो हमने चेंज किया है, इसके हिसाब से पॉस्को एक्ट में भी चेंज करनी चाहिए। कल को पॉस्को एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल ना हो जाए, पता चले हमने अमेंडमेंट की और उससे कोई हमें बेनिफिट यहाँ पर नहीं पहुंचा। उसको लेकर ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसका यहाँ पर एक आ रहा है 12,000 करोड़ टू अपग्रेड स्टेशन बूस्ट एमिनिटीज़। अब ये बात क्या हो रही है कि भारत के अंदर 21 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनको हम बूस्टअप करेंगे, जिसके लिए 21,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे मूवमेंटम को बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन भारत में बहुत ज़्यादा काम में लाए जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करना चाहिए, जिसके लिए 12,000 करोड़ का जो प्लान है वो सेंशन किया गया कि कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन है जो बहुत ज़्यादा मेन है, उनके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें लगाएंगे, एस्केलेटर्स वगैरह लगाएंगे इन सब चीज़ों के अंदर। और ऐसे भारत के 21 स्टेशन जो है वो सिलेक्ट यहाँ पर किए गए हैं, जिसके अंदर 12,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है, जो कि जैसे आपके तमिलनाडु भी हो सकता है, केरला, पुडुचेरी, इन सब के जो रेलवे स्टेशन है इनको यहाँ पर रेनोवेट करने का यहाँ पर काम किया जाए, जिसके लिए 12,000 करोड़ का फंड जो है वो एलोकेट किया गया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बात चलिए, एन इवनिंग टू रिमेंबर विद कश्मीर की कली। अब यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि एक झील है, उस झील के अंदर नाव के अंदर देखिए किस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं और ये मूवी का आनंद ले रहे हैं। एक मूवी चल रही है, उस मूवी को ये देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि सिनेमा हॉल का एक नया तरीका निकाला गया है। वो क्या कि बंद घरों के अंदर देखने से बेहतर है कि झील में बैठ के अगर हम देखेंगे तो इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। ये डाल लेक की जो है श्रीनगर में डाल लेक है, उसको लेकर ये फोटोग्राफ डाली गई है और ये आगे टूरिज्म को बढ़ाने का एक नया तरीका है। और ये जो मूवी भी चलाएगी वो बहुत पुरानी मूवी, 1960 के ज़माने की ये मूवी है। तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारा कल्चरल है वो भी बढ़ेगा और जो कश्मीर की वैली की जो सुंदरता है वो भी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए की गई, क्योंकि कोविड के टाइम से टूरिज्म सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ और यही वो चीज़ें हैं जो कि टूरिज्म को दोबारा से रिवाइवल स्टेज पर लाने में कारगर साबित होंगी। इसके बाद यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ भी, अच्छा हाँ, यहाँ पर है ऐप टू गिव नो फिशिंग जोन अलर्ट। अच्छा क्या है कि अभी हमारे यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फिशिंग करना साफ तौर पे मना है, मतलब प्रोहिबिटेड है। कहा जाता है कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर मछलियाँ बहुत कम हो गई हैं, यहाँ जहाँ पे मछलियों को पकड़ते टाइम टर्टल्स वगैरह जो होते हैं ना, कछुए वगैरह, वो भी पकड़े में आ जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, तो उनकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर आ गई है। तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं समुद्र में जहाँ पर आप फिशिंग नहीं कर सकते हो। बट जब मछुआरे फिशिंग के लिए जाते हैं तो वो उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सा इलाका कौन सा है, तो वो फिशिंग कर लेते हैं वहाँ भी जहाँ पे मना होता है। तो ऐसे केस में क्या है, अभी रिसेंटली एक ऐप को लॉन्च किया गया। वो ऐप आपको ये जानकारी देगा कि किस इलाके के अंदर आपको फिशिंग करनी है और किस इलाके के अंदर फिशिंग नहीं करनी है। बाकायदा वो पूरा कंपास की तरीके से होगा, जो कि आप अपने नाव के अंदर बैठकर भी उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो और ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस इलाके में आप फिशिंग कर सकते हो और किस में नहीं कर सकते। ये एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, कहीं ना कहीं इससे हमारी मैरीन सिक्योरिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पर ये सारे थोड़े आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज़ है, साइंटिस्ट फाइंड अ मिनरल सीन इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ ऑफ मीटरॉइड्स। अभी मीटरॉइड्स क्या होते हैं, जैसे उल्कापिंड जिनको हम बोलते हैं ना, कि कहते हैं ना टूटते हुए तारे, तो वो एक्चुअली टूटते हुए तारे नहीं होते। वो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, वो रॉक्स क्या होते हैं, जब वो पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं तो वो मीटरॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है। तो जब वो मीटरॉइड्स आते हैं तो अभी क्या होता है, रिसेंटली अभी हमारे भारत पर एक मीटरॉइड गिरा गिरा था। ठीक है। ये अराउंड गिरा होगा आपके महाराष्ट्र में गिरा था। अब जब ये गिरा था मीटरॉइड, तो जब हमने इसका रिसर्च किया उस मीटरॉइड का, यानी उस रॉक की पत्थर का जब हमने रिसर्च किया, तो उसके अंदर पाया कि कई टाइप के मिनरल्स हैं जो उसके अंदर पाए गए। उसके लेकर ये बात बोली कि आईआईटी खड़गपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या एक क्लू, जो पजल था वो अनसॉल्व पजल सॉल्व कर दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो वो उल्का पिंड गिरा था उसमें कितनी टाइप की वैरायटी ऑफ जो मिनरल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि अर्थ में भी पाए जाते हैं। बट वो अर्थ की सतह को जब आप कम से कम 3,000 किलोमीटर की गहराई पे खोदोगे तब वो उस टाइप के मिनरल मिलेंगे जो कि उस मीटरॉइड के अंदर हमें देखने के लिए मिले हैं। तो ये साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का था, इसलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद ये मलापुरम को लेकर बोला है, जो अभी हमने ऊपर न्यूज़ में कवर कर ही लिया था आर्टिकल के अंदर। इसके बाद और आगे चलते हैं।
फिलहाल ये सब अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर बिजनेस सेक्शन से एक न्यूज़ आ रही है। इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी जो बनना चाह रही थी, अभी हमारा टारगेट था कि हम अपनी इकॉनमी को 5 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर ले जाएंगे। वो हो सकता है कोविड के चलते ये कुछ प्रोग्राम डिले हो जाए। नरेंद्र मोदी की तरफ से बोला गया था सन 2025 के अंदर हम भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी के अंदर पहुंचा देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कोविड की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है हमारा 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाला, ये 3 से 5 साल और ज़्यादा डिले हो सकता है। यानी अभी इसे 3 से 5 साल और लग जाएंगे इसको 5 ट्रिलियन इकॉनमी का होने के लिए। यानी जो 2025 था उसको बढ़ा के आप 2028 या 2030 कर दो। अभी इतना टाइम अभी और लगे हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी को पहुंचने के लिए। नो डाउट अभी हमारी इकॉनमी जो है रिवाइवल स्टेज पर है, लेकिन अभी रिवाइवल उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा जिस तेज़ी से अभी रिवाइवल होना चाहिए। अभी तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की अगर हम देखें तो वो भी कह रहे थे कि हम काफ़ी अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन रियलिटी अभी क्या है कि अभी उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडियन बैंक्स की, अभी क्या है कि जो बैंक्स हैं इनके अंदर एनपीए की जो समस्या है ये इतनी ज़्यादा हो चुकी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि इसमें फ्रॉड केसेस बहुत देखने के लिए मिलता है। अभी रिसेंटली इंडियन बैंक ने जो है अपनी रिपोर्ट के अंदर जारी किया कि 266 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। दोस्तों पहले तो आप ये समझो कि एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है और उस लोन को टाइम पर चुका नहीं पाता है, तो वो जो बैंक की एसेट्स होती है, क्योंकि बैंक ने लोन दिया तो वो लोन आपके लिए, लेकिन बैंक के लिए वो एक एसेट्स है, एक संपत्ति है, जो पैसा उसने आपको दिया है, तो वही वो पैसा अगर टाइम पर ना मिले तो वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यदि वो पैसा 90 दिन से लेकर आपके 1 साल के बीच में ना मिले तो हम उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को सब स्टैंडर्ड एसेट्स को में डाल देते हैं। और यदि पैसा 1 साल के बाद भी नहीं मिलता तो वो डाउटफुल एसेट्स हो जाता है, और ऑडिट रिपोर्ट में डिक्लेयर हो किया वो पैसा मिलेगा नहीं, तो वही डाउटफुल क्या बन जाता है, लॉस एसेट्स बन जाता है। अल्टीमेटली लॉस इकॉनमी को ही भुगतना पड़ता है या उस पर्टिकुलरली बैंक को भुगतना पड़ता है। तो आजकल एनपी की समस्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसको लेकर अभी हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आपको पता ही होगा कि हमने जो है एआरसी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह बनाई है, जिससे कि एनपी की समस्या को यहाँ पर कम किया जा सके। ठीक है। चलिए, इसके यहाँ पर एक आर्टिकल आ रहा है ग्रीन पावर ट्रांसमिशन यूनिट को लेकर, कि अभी क्या है कि ग्रीन पावर एनर्जी प्लांट को लेकर एक ऑक्शन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, कि इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने क्या बोला है कि हम 10,000 करोड़ में अपनी इस यूनिट को बेचना चाहता है। अगर किसी को बाय करना हो तो इसको बाय कर सकता है। कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के लिए आपकी कई सारे गीगावाट जो बिजली उत्पादन है उसमें ये क्या आएंगे, आपके काम आएंगे। ठीक है। चलिए, अब मुझे लगता है अब तो ये सारे आपके वैसे सेक्शंस आ गए हैं। तो आज के हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए इतने। दोस्तों जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैं नोट्स उसके लिए बनाता हूँ। अभी आज के आर्टिकल में मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं, इसलिए आज मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, इसीलिए मैंने सूखा सूखा न्यूज़पेपर तरीके से आपको पढ़ा दिया। ठीक है। चलिए, तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।